Hello everyone, I am Priyanshu sir, your maths teacher. So मैं अपने बारे में बताऊं तो I have been in the educational industry for 3 years. I have been teaching IIT JEE Maths in the top national brands. I am IIT Bombay alumnus. तो आज हम जो है लेक्चर 1 देखेंगे सेट थ्योरी का। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया हुआ है सेट थ्योरी की, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। उसमें मैंने डेफिनेशंस भी बहुत अच्छे से बताए हुई है सेट थ्योरी की, और क्या क्या चैलेंजेस हमको आते हैं 10th से जब हम 11th में जाते हैं, और 11th में है क्या सेट थ्योरी की सब टॉपिक्स क्या क्या है, ये कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। सेट थ्योरी का क्या रोल है हमारे 12th के बोर्ड में, जेई एग्जाम्स में, और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे CUET, NDA। तो इन सारे चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है आपके लिए, तो उसे एक बार ज़रूर आप देखें। तो हमने डेफिनेशंस भी डिस्कस की है सेट की। सेट थ्योरी में जो सेट है वो है क्या, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्कशन है। तो मैं इसे यहाँ पे फिर से डिस्कस करता हूँ कि आखिर सेट क्या है। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ unordered well defined distinct objects और एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसे हम सेट कहते हैं। तो सेट क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन है, एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से कर देता हूं कि क्या है आखिर। तो कलेक्शन तो आप समझ ही रहे हैं, इस किसी भी चीज का कलेक्शन हो जाए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ सम बुक्स हो गए, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम का कलेक्शन, या कलेक्शन ऑफ आप कह दो कि प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी प्राइम नंबर्स आएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, इस तरह से। तो ये एक कलेक्शन हो गया। तो हम लोग जो है सेट को इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, सेट के सारे ही एलिमेंट्स को जो है इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। ये एक वे है ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो दो तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वन ऑफ दिस वे हम इसको इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो कलेक्शन ही एक सेट होता है, ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस को ही हम सेट कहते हैं। तो बहुत सारे कलेक्शंस जो है हमारे डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, collection of students who like set chapter। ठीक है, तो आप सब में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनमें से कि एक सेट बनाया जा सकता है, एक कलेक्शन हो सकता है जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पसंद करते होंगे। तो सेट कुछ नहीं है, बस एक कलेक्शन है। ठीक, तो कलेक्शन तो है, लेकिन इसके साथ में हमने कुछ और चीजें भी देखी, अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट। ये सारी चीज क्या है? तो अनऑर्डर्ड मतलब जैसे हमारे पास कलेक्शन ऑफ, जो मैंने बोला कि स्टूडेंट्स हु लाइक दिस सेट, ऐसे 5 स्टूडेंट हमको मिल गए। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, हरि, शीतल। ठीक है, तो ऐसे 5 स्टूडेंट्स हमको मिल गए, ये रवि हो गया। तो ऐसे हमको
5 स्टूडेंट्स मिल गए जो कि एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको कि सेट थ्योरी चैप्टर पसंद है, ठीक। तो हम अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि हम इसी सेट को हम एलिमेंट्स जो है इस सेट के, ये 5 एलिमेंट्स हैं, राम श्याम मोहन रवि शीतल, तो इनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख दें, इस तरीके से भी लिखेंगे तो इसको सेम ही सेट कहेंगे, ये कोई अलग सेट नहीं हो गया। अगर मैंने श्याम पहले लिख दिया राम से, ठीक है, तो हमने अगर इसका ऑर्डर बदल दिया तो ये कोई अलग सेट नहीं हो जाएगा। तो यही है अनऑर्डर्ड का मतलब, ठीक। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर उस क्लास में राम है तो राम एक अलग इंडिविजुअल है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड है कि ये मतलब ये 5 स्टूडेंट्स एकदम फॉर श्योर क्या है, अगर ये पता है हमें, तो वेल डिफाइंड को हम दूसरे एग्जांपल से भी देख लेते हैं, ठीक है। ये कलेक्शन तो पता चल गया, इस एग्जांपल से हमें वेल डिफाइंड के बारे में थोड़ा संशय हो सकता है, दूसरे एग्जांपल से हम वेल डिफाइंड को समझेंगे। ऑर्डर तो इसमें समझ में आ गया जो भी लिखा हुआ है। ये हमारा अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि हम किसी भी तरह से आगे पीछे ऑब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से एक तरीका ही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का। हमको 2 तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये वन ऑफ द वे है कि हम ऑब्जेक्ट्स को बस इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के और कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज। तो हम क्या बोल रहे थे कि वेल डिफाइंड के बारे में समझने के लिए, ठीक है। तो वेल डिफाइंड क्या है और क्या वेल डिफाइंड नहीं है, उससे ज्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। क्या चीज वेल डिफाइंड नहीं है उस चीज से हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि ये आप कुछ एग्जांपल्स देखो कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, किसी को भी कहोगे तो वो AEIOU यही चीजों को बोलेगा। आगे पीछे इसमें लिख सकते हैं, लेकिन यही 5 हमारे पास जो लेटर्स हैं AEIOU, यही हमारे क्या है कि वॉवेल्स हैं। तो सबके लिए ये सेम है, तो ये एक वेल डिफाइंड है। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज अ वेल डिफाइंड थिंग, ठीक। प्राइम नंबर्स लेस देन 20 फॉर एवरीवन, दिस इज 2 3 5 7, ओके, 11 13 17 19। तो ये सभी के लिए सेम होगा, भले आप ऑर्डर आगे पीछे लिख दो, पर यही बस हो सकते हैं हमारे पास प्राइम नंबर जो कि लेस देन 20 है। अब देखिए ये एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स विदाउट हैविंग एनी गिवन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे क्राइटेरिया हमने नहीं कहा कि रैंक के हिसाब से आप बताओ इंटेलिजेंस, ठीक है, या किसी और क्राइटेरिया के हिसाब से, तो वो अगर नहीं दिया हुआ है तो हर के लिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। कोई कहेगा कि भाई प्रीति और श्याम जो है ये हमारे हिसाब से बस इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, और किसी दूसरे टीचर होंगे, ठीक, मान लीजिए ये मैथ्स के टीचर हैं, तो इनको लगता है कि ये दोनों स्टूडेंट जो है वही इंटेलिजेंट है। अब ये हो सकता है कि जो हिंदी की मैडम है उनको लगे कि नहीं भाई प्रीति और श्याम तो इंटेलिजेंट नहीं है। जो कविता अच्छा गाता हो उस क्लास में, निबंध अच्छा लिखता हो उस क्लास में, तो मैडम के लिए वो हो सकता है कि इंटेलिजेंट हो। तो अकॉर्डिंग टू हर, प्रीति एंड श्याम में नॉट बी द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, some other persons may be, some other students may be intelligent, राम सोहन, तो ये 2 स्टूडेंट हो गए अकॉर्डिंग टू दी इंग्लिश टीचर, और हिंदी टीचर मैं कह देता हूं, तो अकॉर्डिंग टू हिंदी टीचर। तो सभी के लिए जो कलेक्शन है वो डिफरेंट है। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब फॉर एवरीथिंग, वेल डिफाइंड का मतलब फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरीवेयर, that should be the same, the collection should come same, okay। not well defined के एक और एग्जांपल हो गए ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे फ्लावर्स को देखे ही नहीं होंगे जिनको कि वो ब्यूटीफुल कहें, ठीक है। तो हर के लिए अलग अलग ब्यूटीफुल फ्लावर्स होंगे। तो ये जो क्वालिटी है किसी चीज की, जैसे ब्यूटी, इंटेलिजेंस और
बदमाश, ऐसा भी जो क्वालिटी हो सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं सबके लिए अलग अलग होंगी, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस ये जो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है ये हमको एक सेट नहीं देगा, इसको हम सेट नहीं कहेंगे, ठीक, क्योंकि डेफिनेशन में हमारे पास एक पॉइंट आता है कि वेल डिफाइंड वो होने चाहिए। ठीक, तो हमने अभी तक कितनी सारी पॉइंट्स समझ ली। अगर फिर से हम डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो कलेक्शन तो समझ लिया, अनऑर्डर्ड समझ लिया, वेल डिफाइंड समझ लिया। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ कि हम एक ही चीज को दो बार ना लिखें, अगर वो दो बार है तो भी, या तीन बार है तो भी उस चीज को हम अलग अलग करके लिखें। ठीक है, जैसे कि किसी सेट में, अगर हमारे पास किसी सेट में 1 2 2 8 ऐसा कोई नंबर्स है, एक सेट में इस एक कलेक्शन 1 2 2 8 का भी कलेक्शन हो सकता है। तो हम इसको सेट कैसे लिखेंगे, जब इसको सेट लिखना पड़ेगा तो 1 2 8 बस यही लिखेंगे। जब 1 2 8 लिखेंगे तब इसको सेट कहेंगे। 1 2 2 8 जो है ये कलेक्शन है, लेकिन इसको एक सेट नहीं हम कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर सेम चीज है तो भी हम क्या करेंगे कि उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक, तो आई थिंक हमको ये जो डेफिनेशन है आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स वही जो अंदर उसके आएंगे, हमारे वही हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स कहते हैं। जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कलेक्शन आएंगे, जो भी, उन्हें हम एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं सेट के, जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक, तो ये भी वेल डिफाइंड है, सबको यही कहेगा। और डिस्टिंक्ट मैंने अलग अलग भी लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर हमने देखा ही। प्राइम फैक्टर ऑफ 210 2 3 5 और 7 बस यही होंगे, आप देख लो निकाल के, इसके अलावा कुछ भी नहीं होंगे। तो उनको हम सेट कहेंगे जब जो वेल डिफाइंड हैं, डिस्टिंक्ट, अनऑर्डर्ड, तो आप उन्हें सेट कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसकी जो सोल्यूशन सेट कह दिया, तो हमको सोल्यूशन सेट लिखना होगा तो 2 और 3 आएगा। तो ये 2 3 जो है कलेक्शन है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कि इसका सोल्यूशन दे दे। ठीक, तो हम इस तरीके से समझेंगे सेट को। तो सेट में ही हम देखते हैं एक चीज कि कुछ कुछ हम नोटेशंस लिखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए बस हम n लिख दें तो n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी से इसको दिमाग में आप रखेंगे, इसको आप नोट कर लें, नोट करते हुए चलें कि जो z है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। q इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, बस q लिख दिया, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये इट इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सो n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि क्या क्या आएगा इसमें, 1 2 3 4, इस तरह से हमारे सारे ही नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाएंगे, जिसको कि हम बस n से रिप्रेजेंट कर दिए। तो n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें ये सारे नोटेशंस दिमाग में रखने होंगे, ये इसकी काफी यूज आएगा आगे। q से हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। r रिप्रेजेंट दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स। here z plus, it should be positive integers, we represent it with z plus. Okay, negative integers we sometimes write it as z minus। तो ऊपर में हम लोग राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस के सिंबल डाल देते हैं। z में ही, z क्योंकि इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है तो z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स को बस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे 1 2 3 4 ही आ जाएंगे, ये नेचुरल नंबर्स ही हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स में हमारे -1 -2 -3 इस तरह से ऐसे सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और भी हमको कुछ नोटेशंस पता होनी चाहिए सेट में, जैसे कि एक सिंबल होता है ऐसे, ये सी करके आप बीच में एक एरो कर, एक लाइन खींच दो, ये बताता है कि जैसे हम लिख दें कि ए बिलोंग्स टू ए, जो कि यहाँ एग्जाम्पल भी दिया, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए है, स्मॉल ए जो है वो एक एलिमेंट है इस सेट ए का। कैपिटल लेटर से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ए अगर लिखा हुआ है
AEIOU। ठीक है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि A इज एन एलिमेंट ऑफ A। तो इसका मतलब ही क्या हो गया कि A इज एन एलिमेंट ऑफ A। इसको क्या कह सकते हैं, A इज एन एलिमेंट ऑफ A, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड में कहते हैं कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A। जैसे ही हमारे पास E भी बिलोंग्स टू ए हम लिख सकते हैं, I बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, O बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, U बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। इस सेट में अगर सिर्फ यही 5 एलिमेंट हैं तो कुछ और अगर हम लिख दें, मान लें बी लिख दिए, तो बी को लिखना पड़ेगा डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग में हम क्या करेंगे, बस कि एलिमेंट वाला जो भी चीज है, जो सिंबल है, वो हम लिख देंगे बिलोंग्स टू, और फिर ऐसे काट देंगे। तो इसका क्या होता है कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए, या ऐसे समझें कि बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो इस सिंबल को हम याद रखेंगे, इसे आप नोट कर लें। तो इससे पहले मैं बता रहा था कि सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या है, जो अभी तक हम देखते आए, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एक इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर होते हैं, जिसको कि हम सेट दोनों में ही वो तो लिखेंगे, ABCD कैपिटल में जब हम लिख रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है सेट को। जैसे हम N लिख रहे थे तो कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट लेटर था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। Q जो था हमको रिप्रेजेंट कर रहा था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो वैसे ही A के किसी भी सेट के लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A। और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं सारे ही एलिमेंट्स को, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं हम कॉमा से। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हमारे पास एक सेट में एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि इन द कर्ली ब्रैकेट द एलिमेंट्स आर जस्ट रिटन एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जो n है, n के लिए हम क्या लिख रहे थे, इस तरीके से लिख दे रहे थे। मान ले कि हम कोई n नहीं कुछ और लेते, मान लिए कि b हम ले रहे हैं 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो ये भी एक सेट हो गया। और इसको हमको लिखना है अगर लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में लिखना ही हमारा क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अगर हम इसको दूसरे स्टाइल से लिखना चाहें इसी 5, 10, 15, 20 को, तो हम क्या लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, और भी इसमें केवल मल्टीपल ऑफ 5 नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग भी लिखना पड़ेगा। x इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 5 स्टार्टिंग किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, इज ए मल्टी, या हम कुछ ऐसा इसको डिफाइन करें कि ये हमको आसानी से पता चल जाए। ये तो एक लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, या हम और भी कुछ अच्छे तरह से इसको लिखें कि सच दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू 5, और यहाँ पे हम लिख दें 5n। ओके, और हम लिख दें कि n जो है वो बिलोंग करता है हमारा 1 से लेकर के 5 तक, या 4 तक करें। ये थोड़ा शुरुआत में ही आपके लिए टफ हो गया ऐसा एग्जाम्पल, पर देखिए इसको कैसे लिखते हैं। x बिलोंग्स टू 5n, n कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक है, और n भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। इसमें काफी ज्यादा क्या है कि
हमने सेट का यूज किया इसको लिखने में। और भी अगर आपको कोई आसान तरीका होता है इसको लिखने का तो हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लिखते हैं क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू 5n, जहां पे कि n क्या है, 1 से 4 में सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N खुद में एक नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो n बिलोंग्स टू 1 से 4 का मतलब क्या हुआ कि n में हमारे क्या क्या है, n में हमारा 1 2 3 और 4 है। ठीक, n में हमारा क्या है, 1 2 3 और 4 है। तो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 क्या दे देगा, 5 दे देगा। 5 इंटू 2 क्या दे देगा, 10 दे देगा। 5 इंटू 3 क्या दे देगा, 15 दे देगा। 5 इंटू 4 क्या दे देगा, 20 दे देगा। ठीक, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको एक रोस्टर फॉर्म कहते हैं। चलिए हम थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं शुरुआत में आपके लिए। जैसे कि हमने अगर बी सी को ऐसा लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम सी को, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 11। ठीक है, तो इसका हम जब लैंग्वेज में इसको लिखें या इस तरह से लिखें कि हमको सारे एलिमेंट्स नहीं लिखना पड़े, x जो है, x सारे एलिमेंट्स को बता दे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। ये जो डबल डॉट है इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं, इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। तो बस हम इसको लैंग्वेज में लिख दें तो इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन दी है इसके अकॉर्डिंग हम जो है सेट को लिख सकते हैं, सेट को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम क्या लिखते हैं, C इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स यहाँ पे एलिमेंट्स को बताता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स कैसे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस डबल डॉट के बाद बताता है, इस सच दैट के बाद बताता है कि एक्स कैसा एलिमेंट है। तो एक्स क्या यहाँ पे बता रहा है कि एलिमेंट है C इज इक्वल टू एक्स, मतलब C में जो है एलिमेंट्स x हैं, तो x किस तरह से है, तो x के बारे में बता रहे हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो नेचुरल नंबर लेस देन 11 क्या क्या होंगे, यही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस 10 तक ही। तो ये हो गया हमारा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म के बारे में लिखी हुई चीजें हैं कि सारे एलिमेंट्स को इस ब्रैकेट के इनसाइड रखते हैं, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल हो गया। ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक, अब जैसे कि स्कूल हो गया, बोला कि राइट लेटर ऑफ स्कूल इन सेट फॉर्म, तो लेटर्स ही यहाँ पे कलेक्शन है, लेटर्स ही यहाँ पे क्या है, सेट है। जो भी क्वेश्चन बोल दिया कि राइट द लेटर्स ऑफ स्कूल इन सेट फॉर्म, SCHOL लिखेंगे। डबल OL है यहाँ पे, डबल O है लेकिन यहाँ पे एक ही O लिखेंगे, क्योंकि सेट में हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, इसीलिए अगर 2 बार भी आ रहा है तो उसको हम मात्र 1 बार लिखेंगे। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में भी यहाँ पे लिखी हुई चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो कि इस तरह से हम लिखते हैं। इसको हम लोग, इसको बोलते हैं क्या, जो डबल डॉट है इसे हम लोग बोलते हैं सच दैट। ठीक, तो v इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा, AEIO यू ही हो जाएगा। ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो v इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम लोग। और इसको जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये तरीका है बस लिखने का। लैंग्वेज में लिख दें या किसी तरह से लिख दें जो कि x के बारे में बताए, एलिमेंट के बारे में बता दें और हम क्लियरली उसको समझ सकें, तब वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे क्या बोला है, x a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स होगा क्या, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म से हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ऑड नेचुरल नंबर्स जो भी होते हैं वो लिख देंगे, 1 3 5 7 इस तरह से। ठीक है, चलिए तो और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर्स को। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप देख लीजिए, कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो हमने आज पढ़ा क्या क्या, सेट का मतलब क्या है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शंस, सिंबल्स हमने देखे दो, एक बिलोंग्स टू वाला सिंबल देखा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम समझ गए हैं। तो आज की जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बस यही चीज समझने की कोशिश की है कि रोस्टर फॉर्म क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं सेट को, वेल डिफाइंड कलेक्शंस जो होते हैं उनको हम सेट कहते हैं, ठीक है, इस एलिमेंट को क्या है, इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम समझे। अब जो है आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करके आना, इसके ऊपर हम कल डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम कर लेते हैं आखिर कि बताओ कि ये सेट है कि नहीं। जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो क्या ये हमारा कलेक्शन जो है, क्या ये कलेक्शन जो है सेट होगा कि नहीं। कलेक्शन जो है सेट होने के लिए इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और बाकी चीज अनऑर्डर्ड और हम डिस्टिंक्ट तो लिख ही देंगे। तो वेल डिफाइंड है कि नहीं, बस वही समझना है। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो ये वेल डिफाइंड तो है ही, ठीक है। जैसे जो शुरुआत होते हैं, जैसे जनवरी हो गई तो जनवरी इसमें आ जाएगा, फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल मई जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और किसी में नहीं आएगा। तो ये तीन जो हो गए, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, यही तीन हो सकते हैं, तो ये एक सेट है। वैसे ही और भी कुछ मैं एग्जांपल बता दूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट है। जो नॉट सेट है वो ये हो गया, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दी वर्ल्ड, तो मोस्ट डेंजरस जो है एनिमल्स, उनके बारे में सबका अलग अलग राय हो सकता है, तो इट इज नॉट ए सेट, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक। तो अब आपको ये वाला सिंबल बताना है, तो आप के पास एनसीईआरटी जरूर होगा, तो आप इस एक्सरसाइज को एक बार आप ट्राई करना, और फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और इसको क्या बोलना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप एक बार ट्राई करो, फिर हम इसको कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 आप करो विद दिस अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको लेक्चर फिर से इसको देखना पड़े तो आप रिवाइंड करके देख लो और समझो, और मुझे नहीं लगता है कि आप ध्यान से सुनोगे तो दोबारा इसको देखने की जरूरत पड़े, तो आप फुल अटेंशन जब देख रहे हो तो एक ही बार में देख के समझने का कोशिश करो। और अब ये कल एक्सरसाइज करके आओ, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करते हैं इसको। और आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर इसको कमेंट में डालें, हम इसको एड्रेस करेंगे, ठीक है।